नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीजी सेट 2023 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 के ऊपर। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर आप सभी से चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि उन सभी वीडियोज को आपने समय निकाल कर जरूर देखा होगा। जब पार्ट 3 आज कंप्लीट होगा तो टोटल 100 प्रश्न सीजी सेट में जो पूछे गए थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके आधार पर आप कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या हो सकती है या फिर कितने नंबर पर आप सेफ हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सीजी सेट का ये क्वेश्चन पेपर तो है ही। मान लीजिए यदि आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठते और ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता तो आप किस तरीके से उसको हल करते, क्योंकि आप देखेंगे कि हर प्रश्न पत्र कोई न कोई नई सीख देकर जाता है, कोई न कोई नई आइडिया देकर चला जाता है। तो चलते हैं उन प्रश्नों को हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से देखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि आगे कभी न कभी इनका सामना हमें परीक्षा हॉल में करना पड़ेगा। चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। कार्नेलिया जैसा कि आप जानते हैं कि इस चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र के तौर पर है, यहाँ तक कि नायिका के श्रेणी में भी इसको रखा जाता है और इसका एक गीत काफी प्रसिद्ध है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो कार्नेलिया जो कि विदेशी पात्र होने के बावजूद भारत देश से प्रेम करती है और उसके बारे में उसका एक गीत काफी फेमस है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल उल्लिखित है? ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। अंजो दीदी नाटक जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है, सीजी सेट के सिलेबस में भी है, उपेंद्रनाथ अश्क का यह नाटक है। शुरुआत में ही आप देखेंगे तो बताया गया कि दोनों अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल है। ठीक है, कहीं इसको आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मूल टेक्स्ट होगी, बुक होगी, तो आप देखेंगे कि शुरू में ही इसकी चर्चा उपेंद्रनाथ अश्क ने की है कि अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल है। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 7, 8, 11, 12। महाभोज नाटक जो कि मन्नू भंडारी का है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उपन्यास भी है और बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है, जिसको कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस में महाभोज नाटक के नाम से पढ़ रहे हैं। इसमें अंकों की बात नहीं की गई है बल्कि दृश्यों की बात की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि कुल कितने दृश्य हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 11 दृश्य महाभोज नाटक में दिखाए गए। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के निबंध अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए सवाल पूछ लिया गया है, निबंधों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ प्रकाशन वर्ष हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी। यहाँ पर आप देखिए सीजी सेट के पेपर में मात्रात्मक त्रुटियां कई जगहों पर पाई गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिया नीलकंठी में भी गलत लिखा गया है। और अगर इसके हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रिया नीलकंठी है इसका प्रकाशन वर्ष सही मायने में 1968 होना चाहिए था। रस आखेटक 1970 में। ठीक है, पहले इसको हम मिला लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ी की गई है, या फिर मोटे तौर पर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तरफ पेपर बनाने वालों का प्रकाशन वर्ष है, दूसरी तरफ जो मेन बुक्स हैं उनमें जो प्रकाशन वर्ष दिया गया है उसके आधार पर हमने लिख दिया है। अब हम मिलान करते हैं कि प्रिया नीलकंठी का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए चौथा ऑप्शन 1969, यानी कि ए का 4। रस आखेटक का होना चाहिए 1971। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बी मान लेते हैं। गंधमादन का होना चाहिए 1973, यानी कि 1972 जो दिया गया यहाँ पर। और निषाद बांसुरी का होना चाहिए था, या फिर गंधमादन का हम एक भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि दिया गया है। निषाद बांसुरी का 1974 दिया गया तो इसको 73 में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है, कूट के हिसाब से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, हालांकि आप चाहें तो इस पे क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि प्रकाशन वर्ष का
थोड़ा बहुत हेर फेर इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है सही है। आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए इसको। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए है। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है और अर्थ उसका बताया गया संशोधन करना, उत्तम बनना और परिष्कार करना, ये भी बात सही है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर बताया गया कि हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं देकर इस ऑप्शन को गलत ठहरा दिया गया, जबकि संबंध क्या है से। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, संवाद और एकालाप के निबंधकार कौन है, या फिर उनका नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया अशोक वाजपेयी, मलयज, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मलयज ने निबंध लिखा संवाद और एकलाप। ठीक है, यहाँ पर एकालाप होना चाहिए था। तो कुछ कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं जिनको कि नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो ये अक्षम्य है, इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रूफ रीडिंग जरूर करना चाहिए एक बार। मलयज की पुस्तक का नाम है संवाद और एकालाप। ठीक है, और मलयज अच्छे आलोचकों में माने जाते हैं, हालांकि इनको बहुत ज्यादा उम्र नहीं मिली थी, कम समय में ही अच्छा काम किए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि आपके लिए नया हो सकता है, इसको अपने नोटबुक पे जरूर आप नोट कर सकते हैं। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार हैं। सफर सुहाने, क ख ग घ, क ख ग, साहित्य समाज का दर्पण है, चैत चित मन महुआ। ये सभी रचनाएं आप देख रहे हैं कि नई है एक तरीके से। हालांकि यूजीसी नेट में लिखा गया कि सन 2000 तक की ही रचनाएं पूछी जाएंगी। सफर सुहाने नाम की जो रचना है, इसकी लेखिका है पुष्पा भारती। ए का 4 हो गया। क ख ग की रचनाकार है मृदुला गर्ग। ए का 3। साहित्य समाज का दर्पण है रचना यादव, इसकी लेखिका है। चैत चित मन महुआ नाम की जो रचना है, इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। यानी कि सभी रचनाकार क्या है, स्त्री हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि स्त्री प्रधान एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, सही जवाब इसका जो यहाँ पर हो रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, अगर हम यहाँ तक पहुंचे सही जवाब तक, तो आप इसको मिलान कीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, नीचे का ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। उक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, उठ जाग मुसाफिर, मजदूरी और प्रेम। तो यहाँ पर टक्कर दो ही ऑप्शन में है। अगर आप पढ़कर जाएंगे तो सही जवाब बता देंगे कि संस्कृति और सौंदर्य नाम का जो निबंध है, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, उसमें इस बात को कहा गया है कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया। सही मायने में अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में नामवर सिंह ने इसका जिक्र किया हुआ है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और सीजी सेट के सिलेबस में भी है। जैसा कि हमने बहुत पहले बताया था कि सेट और नेट के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, एकदम हुबहू कॉपी किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं है पर जोर देना है। ऑप्शन दिया गया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इस कथन से ही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और जो निबंध है उनका कविता क्या है से सीधे सीधे उठा लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, सीजी सेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में या फिर इंटरव्यू के समय पूछ लिया जाता है
कि कविता क्या है, कि परिभाषा बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो कम से कम आपको इतना दूर याद करके जाना पड़ेगा। तो ये कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला कथन है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीजें हैं, अर्थ ग्रहण है और बिंब ग्रहण है। किसी भी कविता का हम अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ हमारे सामने उस कविता का बिंब भी उभरता है। जैसे मैं एक कविता का उदाहरण दूं, अकाल और उसके बाद, छोटी सी कविता है, हमने काफी बार इसकी चर्चा भी की है और आपके सिलेबस में भी है। अकाल और उसके बाद, उस कविता में आप देखेंगे कि अर्थ ग्रहण भी आपको दिखाई पड़ेगा और साथ में बिंब भी आपके सामने उपस्थित होगा कि अकाल के पहले की क्या स्थिति है और अकाल के बाद की क्या स्थिति है। तो ये भी बात यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई। अगली बात कही गई कि कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता, सब शक्तियों या फिर यहाँ पर शब्द शक्तियों होना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन क्या यहाँ पर गलत है, भाषा, कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता, ये तो बिल्कुल गलत है। शब्द शक्तियों के माध्यम से ही कविता अपने सुंदरता को प्राप्त करती है, सौंदर्य को प्राप्त करती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो गया। इस तरीके से प्रश्न के अनुसार सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और आगे के लिए ध्यान में रखिए, शुक्ल जी का एक कथन है, कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कार्य क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। यह कथन भी सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इन तीनों कथनों में, इन चारों कथनों में सी जो कथन है वो गलत है, बाकी जितने भी कथन है वो सही है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठते तो वहां पर कूट बन जाता ए बी और डी, सही वाला कथन पूछ लेता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, पैटर्न चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न चेंज नहीं हो सकते हैं, जिस पर कि मैं बार बार जोर देता हूं, इसलिए आप उसको गंभीरता से लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पर देखिए नाम भी इसका गलत लिख दिया गया, इस पे भी क्लेम कर सकते हैं आप, क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ पर महत्व है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध का प्रकाशन वर्ष हमें बताना, यहाँ पर होना चाहिए था भारतवर्षो उन्नति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लेजीनेस दिखाया गया है, आलसपन दिखाया गया, प्रूफ रीडिंग भी नहीं की गई है। लेकिन आप सभी आगे की परीक्षाओं में भी बैठेंगे तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, जो कि बलिया में सन 1884 ईस्वी में ददरी मेला में उन्होंने भाषण के तौर पर दिया हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि वास्तव में सृजन संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कहा गया कि वास्तव में अगर आप कोई सृजनात्मक काम करना चाहते हैं, सावधानी बरतना चाहते हैं, मतलब कि अलर्ट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं और कर्मठ जीवन जीना चाहते हैं, तो ये जो आपके उम्र का 30 और 40 साल है उसी के बीच का है। इसके बाद आप अगर कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं तो केवल वो आदर्श पेश कर सकते हैं, बाकी बहुत समय आपके पास नहीं रहेगा। तो देखिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 30 से 40 के बीच में है, अभी उनको हताश निराश नहीं होना है। इस कथन से एक मोटिवेशन लेना है। कौन कहता है कि केवल 8-9 मिनट का मोटिवेशन वीडियो देखने से ही मोटिवेट होते हैं, क्वेश्चंस भी आपको मोटिवेट करते हैं। प्लीज इसको आप गंभीरता से लीजिए और देखिए, इसको बार बार आप पढ़िए। पूछा गया कि ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया। ऑप्शन दिया गया शिवमूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसी से इस कथन को लिया गया। अगला प्रश्न है कि इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का है। बाल मुकुंद गुप्त के विषय में यह उक्ति किस आलोचक ने कही है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयनाथ नलिल, रमेश कुंतल मेघ, राहुल साकृत्यायन। हमें बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त का मूल्यांकन करते हुए किसने कहा कि इनके जो निबंध है भारतेंदु युग के प्राण है और द्विवेदी युग के शरीर है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका जो प्राण है, प्राण और शरीर, जिसको कि हम कई बार प्राण को मन से भी जोड़ देते हैं या फिर उसको प्राण ही माना जाए, और शरीर, शरीर क्या है, द्विवेदी युग है, और प्राण क्या है, भारतेंदु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अपेक्षा प्राण का महत्व ज्यादा है। अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगी, उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जिन्होंने
जिनको कि हम द्विवेदी युग में मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने निबंधों का आधार कहां से लिया है? भारतेंदु युग से लिया है। बहुत चिंतन मनन करने के बाद भी किसी ने, आलोचक ने इस बात को कही है। किसने कही है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी, जयनाथ नलिन। हालांकि इनका नाम आप बहुत कम सुनते हैं, लेकिन कई बार जो कम चर्चित होते हैं वो ज्यादा घातक हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जयनाथ नलिन का कहना है कि बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं भारतेंदु युग के प्राण है और द्विवेदी युग का शरीर है। अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन दिया गया, वाणी प्रकाशन, साहित्य मंडल प्रकाशन, ज्ञानपीठ प्रकाशन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़। तो देखिए, पहली बार इस तरीके का प्रश्न देख रहे हैं कि जो प्रकाशन पर केंद्रित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि हमने प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रकाशन और प्रकाशकों पर भी थोड़ा सा सवाल उठाया हुआ था, और देखिए ये सवाल भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। कम से कम इस प्रश्न के बहाने आप उन चुनिंदे प्रकाशन संस्थानों को समझ गए होंगे कौन कौन है। इसमें दो और का नहीं दिया गया है, राजकमल प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, वो भी चर्चित प्रकाशनों में से एक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ द्वारा प्रकाशित है समकालीन हिंदी निबंध। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के मां की क्या विशेषता थी? वह धार्मिक स्वभाव की थी, नास्तिक स्वभाव की, विद्रोही स्वभाव की, डरपोक स्वभाव की? तो एक कहानी अभी यानी कि मन्नू भंडारी की माता जी का यहाँ पर एक तरीके से स्वभाव पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हालांकि जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो इसमें मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी के बारे में लिखा है कि ये लोग जैन परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन पिताजी इनके थोड़ा खड़ूस थे, वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन जब भी इनकी माता जी को महिलाओं का साथ मिलता था, अक्सर आपने देखा होगा, ये सावन का महीना चल रहा है जब हम आप सब चीज से चर्चा कर रहे हैं, या फिर कोई खास तिथि होती है जिसमें कि ये माना जाता है कि पूरे पापों को आप धुल सकते हैं, तो लोग गंगा और अपने चुनिंदा जो भी विश्वासी नदियां हैं वहां पर जाकर नहाते धोते हैं और मानते हैं कि अब हम पुण्य को प्राप्त कर लिए हैं। तो महिलाएं इसमें ज्यादातर आप देखेंगे शामिल रहती हैं। अक्सर आप देखते हैं ट्रेन इत्यादि में, बस में जाते हैं तो महिलाएं भरी रहती हैं, और घटनाएं भी हुई थी अभी हाल फिलहाल में, एक बाबा जी के धूल का स्पर्श करने के लिए महिलाएं ही ज्यादा उसमें शहीद हुई थी, या फिर मैं कहूँ कि उससे प्रभावित हुई थी। कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब है कि मनु भंडारी की माताजी जब भी महिलाओं का साथ पाती थी, संग पाती थी, तो साल भर में एक दो बार वो जरूर धार्मिक जगहों पर जाती थी। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर ये किस विधा की रचना है, आप बताइए। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब यहाँ पर मैं बता दूंगा। ऑप्शन दिया गया संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। वैसे तो देखेंगे आप तो माटी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द चित्र संग्रह, ठीक है। सही मायने में इसका जवाब तो ये होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक ये रेखा चित्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया, दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। उक्त कथन किस पुस्तक का अंश है? ऑप्शन दिया गया है, आप हुदरी, जामुन का पेड़, एक कहानी अभी, आवारा मसीहा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो उसमें भ्रष्टाचार के बारे में पूरी चर्चा की गई है। हालांकि ऑप्शन आप देखेंगे तो बहुत तगड़े मुकाबले वाले ऑप्शन नहीं दिए गए। अगर यहीं पर भोला राम का जी होता तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर मुकाबला होता। फिर भी सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, प्रस्तुत पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई? बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुदरी, नीड़ का निर्माण फिर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन जो आत्मकथाएं दी गई हैं वो सभी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। एक आत्मकथा आप हुदरी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमणिका गुप्ता की है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से इन पंक्तियों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव कहां अटका था? कार्यालय में, पेंशन की फाइल में, साहब के कमरे में, घर में। भोला राम का जीव कहां पर अटका हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, पेंशन की फाइल में अटका हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी थी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मुक्तिबोध पर पीएचडी की हुई है, तो मुझे वो भी दिन याद आ जाता है कि किस तरीके से हमने इन रचनाओं को पढ़ा था।
तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में, शुरुआत में पुस्तक के रूप में नहीं रहती थी बल्कि छोटे छोटे आलेख लिखा करते थे, बाद में पुस्तक के रूप में आ गई है जिसको कि डायरी नाम दिया गया यहाँ पर। सबसे पहले नया खून नामक एक साप्ताहिक पत्र था, उसमें इसका प्रकाशन हुआ, बाद में वसुधा में प्रकाशन शुरू हो गया। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज है? आप जब माटी की मूर्तें पढ़ेंगे तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि न खूबसूरती है न रंगीनी है, जो कुछ बचा है उसमें जिंदगी की बात उन्होंने की है। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज है? जिंदगी, और जिंदगी को बताया गया कि वो माटी की मूर्तें हैं। तो आप लोगों को कहना चाहिए आई लव यू जिंदगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव, और इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप हुदरी में लेखिका पर किस वाद का प्रभाव पड़ा है? मार्क्सवाद, विखंडनवाद, फ्रायडवाद और अनुमितिवाद। तो सही जवाब है कि मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। आप हुदरी की लेखिका रमणिका गुप्ता अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों से मिलती हैं, खासतौर से उन्होंने रामविलास शर्मा का नाम इसमें लिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न और इस पूरे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1936, 1940, 1944, 1945। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1944 ईस्वी में प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया संस्मरण। हालांकि इसको हम जीवनी के तौर पर देखते हैं, प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीजी सेट में आए हुए क्वेश्चन पेपर पर चर्चा की। आप लोगों ने आत्मीयता के साथ देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि प्रश्न को समझा भी कि किस तरीके से एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो जहां आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सीजी सेट या फिर इससे रिलेटेड जो भी सेट की परीक्षाएं हैं जिनमें यूजीसी नेट का सिलेबस लगा हुआ है, तो सभी का क्वेश्चन पेपर आप जरूर हल कीजिए, जिससे कि आप परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्णता में जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।